हेलो बच्चों, क्या हाल से सभी के। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू लर्न विद पवन चैनल। तो मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है बहुत महीनों बाद आ रही है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ सभी से। कुछ रीजंस की वजह से, अपने एग्ज़ाम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, मगर अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 15 फ़ेब से शुरू हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि साइंस के हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो आपके एग्जाम से पहले ला पाऊँ। और मेरी तरफ से ये भी कोशिश रहेगी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के मोस्टली चांसेस हैं वो भी ला पाऊँ। तो आपसे बस इतना ही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो लाने का, और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं वन शॉट में। तो आज हम जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कवर करने जा रहे हैं, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने कंपाउंड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन 3 कैटेगरी में हमने अपने कंपाउंड को क्लासिफाई कर रखा है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सौर मतलब हुआ खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। जब ये लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो ये H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लू लिटमस के कलर को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये टेस्ट में सौर होते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर बेस। बेस जो होते हैं ये टेस्ट में बिटर होते हैं, और अगर इनको टच करेंगे तो सोपी सा फील होगा, इनको साबुन जैसा फील होगा टच करेंगे। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। नेक्स्ट है कि ये OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं अगर हम इनको एक्वा सॉल्यूशन में डालें। एसिड हमारे H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, मगर जो हमारे बेस हैं ये हमारे OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और नेक्स्ट है कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड में था कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और बेस होगा जो हमारा रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थर्ड होते हैं हमारे सॉल्ट। ये जनरली जो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब पाउडरिश फॉर्म में होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और ये हमारे बनते कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी हम एसिड या बेस को कंबाइन करेंगे यानी कॉम्बिनेशन कराएंगे, तब जाके हमारी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा मे बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। तो अब हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और नेचर में न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम जो रिएक्शन कराइए वो किस टाइप की रिएक्शन हुई है। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हाउ टू डिटेक्ट एसिड एंड बेस। कि अब हम पता कैसे लगाएं कि एसिड और बेस होते क्या हैं। उसको पता लगाने कुछ ना कुछ तो हमारे पास तरीका हो ना कि हम पता लगा सकें। तो सबसे पहले है सच सब्सटेंस मिक्सचर विच आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। अब ऐसे सब्सटेंस या कोई भी मिक्सचर जो हमें सॉल्यूशन का नेचर पता लगाने में हेल्प करते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अब जो भी हमें हेल्प करेगा कि वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, तो जो भी हमें हेल्प करेगा बताने में, उनको हम इंडिकेटर नाम से बुलाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर। मतलब कि ये हमें पता कैसे लगाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो वो क्या करेंगे, या तो उनके कलर में चेंजेस लाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि एसिड क्या करता है और बेस क्या करता है, क्या क्या कलर में चेंजेस लाता है। या फिर वो जिसकी ऑर्डर है यानी कि जो उसकी स्मेल है या टेस्ट है उसमें चेंज ले आएंगे, उससे हमें पता लग सकता है कि वो एसिड होगा या बेस होगा। हमने वो भी पढ़ लिया कि एसिडिक टेस्ट में हमारे खट्टे होते हैं और बेस हमारे टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो दो तरीके हैं कि हम या तो कलर में चेंज से पता लगा सकते हैं, ऑर्डर में चेंज से पता लगा सकते हैं। अब पढ़ने हमें इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर जो हमारे होते हैं, 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, और थर्ड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए टर्मरिक। अब टर्मरिक हल्दी जो हम घरों में यूज करते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। तो अब टर्मरिक क्या करता है, ये रेड रहता है बेसिक सॉल्यूशन में, और अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बस क्या करता है, बेसिक में ये रेड हो जाता है, जो हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी होता है। ठीक है, समझ में आया टर्मरिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा है लिटमस।
लिटमस पेपर जो आता है, इसको हम जो है एक लीचिन प्लांट होता है, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है ये, ठीक है। जब हम आप 11th 12th में जाओगे बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये सब पता होगा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा कौन से ग्रुप होते हैं। तो लीचिन प्लांट जो हमारा है ये थैलोफाइटा ग्रुप से आता है। और लिटमस क्या काम करता है, हमने वहां पे पढ़ लिया था कि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे और उसका कलर जैसे भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, पेपर का कलर, तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारा सॉल्यूशन है एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो दो हमने पढ़ लिए, टर्मरिक और लिटमस पेपर। थर्ड हमारा होता है रेड कैबेज लीव्स, लाल गोभी के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो हमें हेल्प करता है एसिड और बेस के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है पेटल ऑफ हाइड्रेंगिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम फ्लावर्स। ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर के कैटेगरी में आते हैं, मगर आपको बेसिकली याद दो रखने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमारा टर्मरिक और सेकंड आपका लिटमस। अगर आप ये दोनों याद रखोगे तो बहुत है आपके लिए, इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर आते हैं होते हैं हमारे फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, और सेकंड हमारा होता है मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड हमारा होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन में क्या होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। ये पिंक कलर में बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक में इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का पाया जाता है, नाम से पता लग रहा है मिथाइल ऑरेंज, नाम कलर में ऑरेंज कलर का होगा। ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो हो जाता है। तो फिनोल्फ्थलीन में ये बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो रहा था और एसिडिक में कोई चेंज नहीं आ रहा था, जैसे हमने टर्मरिक वाले केस में देखा। मगर मिथाइल ऑरेंज में ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो, नेक्स्ट हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारे डार्क ग्रीन कलर में आता है, डार्क ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, ये या तो ब्लू या फिर वॉयलेट कलर में चेंज होता है बेसिक सॉल्यूशन में, और रेड या ऑरेंज कलर में ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाता है। तो तीनों हमने पढ़ लिए कि फिनोल्फ्थलीन जो हमारा होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर में चेंज जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये अनचेंज रहता है। मिथाइल ऑरेंज में हमने पढ़ लिया कि ये ऑरेंज कलर का होता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलोइश कलर का हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, ये बेसिक सॉल्यूशन में या तो ब्लू और वॉयलेट कलर के अंदर चेंज हो जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप बिना झिझके जो है मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बन रखा है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते क्या हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनकी स्मेल या फिर ऑर्डर जो है चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो स्मेल ऑफ ओनियन एक्सट्रैक्ट डिसअपीयर्स ऑन एडिंग इन बेसिक सॉल्यूशन वेयर एज रिमेन्स अनचेंज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में सबसे कॉमन जो हमारा पार्ट है वो हमारा ओनियन, जो हमारा प्याज है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो एकदम डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जबकि अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी स्मेल जो है अनचेंज रहेगी। तो ये ओनियन जो एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है उसका वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वनीला होता है, ठीक है, वनीला फ्लेवर या वनीला आइसक्रीम आपने खाई होगी बहुत बार। तो ये वनीला की जो स्मेल है ये डिसअपीयर हो जाती है जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, और सेम वही केस जो हमारा ओनियन के साथ था, एसिडिक सॉल्यूशन में ये अनचेंज रहती है, कोई चेंज नहीं आता इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव आपको पता होगी लौंग, लौंग का जो तेल होता है, ठीक है। तो इसकी स्मेल जो है, इसमें क्या है कि इसमें जो है एसिड में सेम रहती है, मगर जब इसको बेस के अंदर डाला जाता है तो इसकी स्मेल डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने ओनियन पढ़ा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वनीला पढ़ा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, एंड जो थर्ड हमने पढ़ा वो था क्लोव ऑयल इंडिकेटर। तो इन चीजों में सेम चीज हमने कॉमन क्या देखी कि इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालने में इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जा रही है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में डालने में इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये अनचेंज रह रहे हैं। तो ये हमें पता लगा दे रहे हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा।
तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, नेचुरल इंडिकेटर भी आ गया होगा, सिंथेटिक भी आ गया होगा और ओल्फैक्टरी भी आ गया होगा। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड के बारे में हमें पढ़ना है कि एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हिच आर H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन, जिसको हम H+ आयन के नाम से जानते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। या फिर हमारे जो फ्रूट हो गए, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। नींबू खाया होगा आपने, संतरा खाया होगा, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनके टेस्ट जो है खट्टा होता है। एसिड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो टेस्ट होगा वो सॉर होगा, खट्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। अब ऐसे एसिड जो अर्थ के मिनरल से हम जो है प्रिपेयर करते हैं उनको हम मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पेपर के में आने के लिए जरूरी नहीं है। तो अब हमारे जो सबसे 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड जो हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में और पेपर में जो सवाल पूछेगा, इन्हीं तीनों से बनेगा। मोस्टली चांसेस है 99% इन्हीं में से पूछेगा, जो भी पूछेगा। ठीक है, पहला जो हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 के नाम से जानते हैं। और थर्ड हमारा नाइट्रिक एसिड, जिसको हम HNO3 के नाम से जानते हैं। तो तीनों एसिड आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में। तो एसिड को जो हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज एसिड विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। सारे भी जितने मिनरल एसिड होते हैं वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा HNO3, H2SO4 एंड HCl, ये हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे होते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होते हैं? सेम उसका अपोजिट होगा जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ा, कि जो एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयनाइज्ड या तो ना हो या पार्शियली आयनाइज्ड हो, आधे तरीके से, पूरे कंप्लीटली आयनाइज्ड ना हो सके, उनको हम वीक एसिड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड जो हमारा CH3COOH है, और दूसरा हमारा कार्बोनिक एसिड जो कि हमारा है H2CO3। ठीक है, तो ये दोनों हमारी वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये दोनों अब क्या होते हैं? अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें जो अमाउंट होता है वाटर का, पानी का जो अमाउंट है बहुत ही कम होता है, मिनिमम रखा जाता है, तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जिनको एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डाल के मिलाया जाता है, तो जो हमारा एसिड बनकर तैयार होता है उसको हम डाइल्यूट एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें पानी का जो अमाउंट है बहुत ही मिनिमम हो, डाइल्यूट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड को जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो एसिड निकल के आता है, उसको डाइल्यूट एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं डाइल्यूटिक एसिड। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब अगर हम किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो पानी को मिक्स करना है एसिड के अंदर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड पॉइंट है द डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग concentrated acid in water gradually with continuous stirring and not by adding water and concentrated acid। तो मतलब क्या है इसका वो समझाता हूँ कि अगर हम कभी भी जो है किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाएंगे हल्के हल्के, और लगातार उसको स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ये करना है हमें, ना कि हम वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाल लें। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या है क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? पहला तो रीजन है कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी के अंदर डालेंगे डाइल्यूट बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, और वो हीट जो है पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, जिसमें एसिड को ऐड किया जा रहा है। तो अगर जो है वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाला जाए डाइल्यूट करने के लिए, तो इसमें और ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी, एक ही बार में हो जाएगी वो। तो और ये हीट जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और वो स्टीम जो है सडनली एक्सप्लोड हो जाएगी। ठीक है, और जो एसिड है वो स्प्लैश हो जाएगा। एक्सप्लोड होने के बाद क्या होगा? किसी भी कंटेनर में रखा है, एक्सप्लोड हो गया, फट गया, तो एसिड जो हमारे है तो कपड़ों में आ सकता है, चेहरों में आ सकता है,
जिससे हमें एसिड बर्न हो सकता है, ठीक है, जल सकते हैं मुझसे। तो इसलिए कभी भी ये प्रिकॉशन दी जाती है। अगर आपने कभी अपने साइंस लैब में जो है प्रैक्टिकल करेंगे तो हमेशा बोला जाता है कि कभी भी जो है पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ऐड ना करें, हमेशा एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना होता है, ना कि पानी को एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्यों हमें, वाई शुड वी नॉट ऐड वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे एसिड सॉल्यूशन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझ में आ गया कि एसिड जितने भी हमारे सॉल्यूशन है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। सेकंड पॉइंट है, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब हम एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारी फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब ऐसे रिएक्शन शुरू हो रही है। तो जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारी फॉर्मेशन होती है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो पहली रिएक्शन एग्जांपल के लिए दे रखी है, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम उसको HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब इसके अंदर पानी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन होगी जिंक क्लोराइड की, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम मेटल प्लस एसिड को रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन जो हमारी होगी, प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो हमारा होगा मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है कि ज्यादातर जो हमारे एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो ये दिखाता है कि हाइड्रोजन जो है हर एसिड के लिए कॉमन होता है, मतलब हाइड्रोजन हर जगह इवॉल्व होगा ही होगा किसी भी एसिड के साथ में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा कि जो ऊपर हमारी रिएक्शन जो है इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो हमें कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक मैच स्टिक जला के टेस्ट ट्यूब के पास अगर हम ले जाएंगे, ठीक है, जिसमें मेटल और एसिड हमने डाल रखा है, तो जब गैस निकलेगी तो हमें वहां से एक पॉप साउंड आएगी, ठीक है, छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, वहां से पॉप साउंड इवॉल्व होगी। तो ये हमें बताइए कि हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रेजेंट है जिंक ग्रेनुअल की रिएक्शन जब हुई डाइल्यूट HCl के साथ में। पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आप जो है कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए पता लगाने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल से कुछ नहीं करना आपको, कि जहां पे आपको सोल्यूशन रखा है टेस्ट ट्यूब में, वहां पे एक मैच स्टिक ले जा लो या कैंडल ले जा लो जली हुई, तो वहां पे जैसी गैस इवॉल्व होगी तो आपको वहां से पॉप साउंड सुनने को मिलेगी, वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है कि एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो हमारी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे जो होता है ये हमारे बनाते हैं मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी फॉर्मेशन होगी NaCl की अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है और इसमें क्या प्रोसेस है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी NaHCO3, ये एक हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया मेटल का, जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। HCl के साथ रिएक्ट कराया, हमारी फॉर्मेशन हुई सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, CO2 बना और H2O की फॉर्मेशन अलग से हो गई यहाँ पे। तो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है, ये कंफर्म होती है जब हम लाइम वाटर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो जब भी CO2 गैस को लाइम वाटर, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, इससे पास कराया जाता है, तो हमारा जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है हिंदी में बोले तो क्यों ये ऐसा कलर क्यों होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, इस वजह से हमारे जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाता है। रिएक्शन में देख लेते हैं इसकी, CaOH होल ट्वाइस विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा लाइम वाटर है ये कलरलेस कंपाउंड होता है, CO2 के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी फॉर्मेशन हुई कैल्शियम कार्बोनेट की, जो मिल्की हो गया हमारा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अभी। तो ये आपको सारे रिएक्शन जो है जो प्रोसेस हुआ आपको याद रखना है। तो जब हमने लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराया तो हमारी फॉर्मेशन हुई थी कैल्शियम कार्बोनेट की। क्या होगा अगर हम जो है हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस लाइम वाटर के साथ या एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करेंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा, मगर एक्सेस के साथ कराने के साथ क्या होगा, हमारी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो एक कलरलेस कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा था मिल्की कलर में, मगर जब हमने इसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराया तो हमारी फॉर्मेशन हुई कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज नोन एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है हमारा, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं क्या होगा जब हम जो हमने लाइम वाटर को एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा, कलर में क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारी आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी किसी एसिड को बेस में ऐड किया जाता है और जो हमारी फॉर्मेशन होती है सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हो कि व्हेन एन एसिड इज एडेड इन अ बेस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज अकर्स इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एसिड और बेस को हमने रिएक्ट कराया तो हमारे जो प्रोडक्ट हो जो हमारे बने फॉर्मेशन हुई सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बेस जो है एसिडिटी एसिड की या फिर बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जब भी हम एसिड में बेस को मिलाएंगे तो अब क्योंकि एसिड और बेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इसी वजह से रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दे रहे हैं या फिर न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, नल कर दे रहे हैं। तो व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH, जब HCl को हम NaOH से रिएक्ट करेंगे, HCl हमारा एक एसिड है और NaOH हमारा एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एसिड। तो जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो हमें पता है कि एक तो सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा, तो पहले से हमने वाटर लिख दिया कि H2O की फॉर्मेशन होगी। तो हमारा जब सॉल्ट बचेगा NaCl तो उसकी फॉर्मेशन ही हमारा सॉल्ट कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट है H प्लस आयन फ्रॉम एसिड एंड OH माइनस आयन फ्रॉम बेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर हम एसिड से उसके H प्लस आयन को उठा लें और बेस से OH माइनस आयन को उठा लें और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो वाटर मॉलिक्यूल विच इज H2O की फॉर्मेशन होती है, या जिसको हम फिर H3O प्लस के नाम से जानते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब हम एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो सॉल्ट की और वाटर की फॉर्मेशन होगी अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। एग्जांपल के लिए CeO हमारा कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, कॉपर की जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, उसके ऑक्साइड के साथ अगर हम HCl को रिएक्ट कराएंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी CuCl2 कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, जो एक ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, सॉल्ट होता है अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ H2O। कॉपर ऑक्साइड हमारा जो था वो था ब्लैक कलर का, मगर जो हमारा सॉल्ट बना कॉपर क्लोराइड ये हमारा जो है ब्लू ग्रीन कलर कंपाउंड बना है। तो ध्यान रखना कि कलर में क्या चेंजेस आते हैं वो भी अपने पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर हम किसी भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड को ले लें और उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इसको हम बोलते हैं, कलरलेस कंपाउंड होता है जो कि हमारे बेस की तरह रिएक्ट करता है। अगर हम इसको CO2 जो एक हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की, जो कि हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने पढ़ा था, जो एक मिल्की कंपाउंड मिल्की सॉल्ट होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे जो है एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर, कि जो एसिड होते हैं वो कॉरोसिव होते हैं नेचर में। द मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर। अब जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न्स दे सकते हैं, मतलब जला सकते हैं, स्किन को जला सकते हैं, हमारी जो ह्यूमन स्किन होती है, और बहुत सारे मटेरियल जैसे क्लॉथ, वुड या फिर कोई भी मेटल स्ट्रक्चर इनको भी ये खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड हीट अप द मेटल कंटेनर। और इसलिए बोला जाता है कि एसिड को कभी भी जो है मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके उसको एक तो कोरोड कर देंगे और उसके बाद जो है मेटल कंटेनर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरीके से। हमेशा एसिड को जो है या तो ग्लास के कंटेनर में स्टोर करना चाहिए या फिर सेरेमिक से बने जो कंटेनर होते हैं उनमें स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इन पे एसिड का कोई अटैक नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है हमें। फर्स्ट पॉइंट है, अब जैसे हमने पढ़ा कि एसिड जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है जब उसको हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमने पढ़ लिया। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड सेपरेट फ्रॉम एसिड इन द फॉर्म ऑफ H प्लस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जो हाइड्रोजन एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको सेपरेट किया जाता है कि जब उसको पानी के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे एसिड को तो H प्लस आयन हमारे सेपरेट हो जाएंगे। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो आयनाइजेशन में H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब हमने ब्रेक डाउन किया तो हमारा जो निकल के आया H प्लस विच इज हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस जो कि हमारा एक क्लोराइड आयन है वो निकल के आया। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन ओनली इन सॉल्यूशन मेक्स देम बिहेव लाइक एसिड। तो जब हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तभी वो है एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब जो हमारे हाइड्रोजन आयन जो कि H प्लस आयन है कभी भी अकेले जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा जो है पानी के साथ कंबाइन होंगे, H2O के साथ कंबाइन होके H3O प्लस आयन बनाते हैं जिसको हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। ये हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला कभी भी H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
नेक्स्ट पॉइंट है, अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन which is H plus ions. Thus the acidic behavior of an acid solution is due to the presence of H plus ions. अब सारे एसिड में जो कॉमन बात है वो ये है कि वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और जो एसिडिक बिहेवियर है किसी भी एसिड सॉल्यूशन का वो इन्हीं H प्लस आयंस की वजह से प्रेजेंट होता है वहां पे। तो कॉमन बात यही है कि H प्लस आयन हर एसिड में प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से उसका एसिडिक बिहेवियर हमें दिखाई देता है H प्लस आयंस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो जनरली ऑलमोस्ट जो है हमेशा जनरेट करते हैं OH माइनस आयन जनरेट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। अब ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली के नाम से जानते हैं। जैसे पहली रिएक्शन दी है, जब NaOH को हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो हमारी जो फॉर्मेशन हुई Na प्लस आयन की और OH माइनस आयन जो कि हमारा बेस बनाता है उसकी फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट है हमारा जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हमने एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो हमारी फॉर्मेशन हुई K प्लस पोटेशियम आयन की और OH माइनस आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कंप्लीटली लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस को, OH माइनस आयन को आयनाइज कर सके, ठीक है। और वीक बेस क्या होंगे? जो लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को आयनाइज नहीं कर सके हमारे वीक बेस कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, OH माइनस आयन अगर ज्यादा होंगे तो बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर OH माइनस आयन कम होंगे तो हमारा वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे दो एग्जांपल है, KOH और NaOH। और वीक बेस के हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4H विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन हमारे वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनमें जो OH माइनस आयन जो है ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, इनका जो अमाउंट है बहुत कम होता है। वहीं KOH और NaOH में लार्ज नंबर में ये आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो पहली रिएक्शन इसमें आती है हमारी, जब भी बेस हमारे, ठीक है, मेटल या फिर जिंक ग्रैनुल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है अलोंग विद फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो फॉर्मेशन हमारी हुई सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट हुई। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ऊपर हमने मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ ली, अब हम नीचे पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन बेस की। तो अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा लाइम वाटर है, कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। इसको अगर हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कराया तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी ये होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जो एक मिल्की सॉल्ट है, मिल्की कंपाउंड है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन हमने 2-3 बार तो देख लिया अभी तक। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो अब हमें यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है कि पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल जो हमारा होता है 0 से लेके 14 तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है और ये हमारा 14 तक जाता है। माना जाता है कि जो 7 पे जो वैल्यू होती है, 7 जो हमारे वैल्यू होता है पीएच स्केल में, वो न्यूट्रल माना जाता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ रहा है तो वो ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा, वो न्यूट्रल कैटेगरी में आता है। और अगर 7 से नीचे, लेस देन 7 अगर किसी का पीएच आ रहा है किसी भी सॉल्यूशन का तो उसको हम एसिडिक मानते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन माना जाता है। और अगर 7 से ज्यादा 14 तक आ रहा है हमारा पीएच, 7 से लेके 14 तक आ रहा है तो हमारा वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो बेस सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर एल्कली कहलाएगा, ठीक है। अगर 4 से लेके 7 तक के बीच में हमारा जो है पीएच स्केल आ रहा है तो उसको हम वीक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर 0 से लेके 3 तक के बीच में उसका पीएच आ रहा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। सेम ऐसी बेस के केस में होगा, अगर वो जो है 7 से लेके 10 तक के बीच में उसका पीएच आ रहा है तो उसको हम वीक बेस या फिर वीक एल्कली के नाम से जानते हैं। अगर उसका पीएच 11 से लेके 14 के बीच में आ रहा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर 7 से कम किसी का पीएच जा रहा है तो सिंपल सी बात है वहां पे H प्लस आयंस जो है इंक्रीज हो रहे होंगे, तभी वो एसिडिक बढ़ता जा रहा है, और OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे डिक्रीज हो रही होगी। और इसका अपोजिट केस क्या होगा कि अगर 7 से इंक्रीज हो रहा है, 7 से 14 तक जा रहा है तो वहां पे हमारा OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही होगी और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, तभी वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तीनों चीज आपको समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ती है कब घटती है, और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कब घटती है और कब बढ़ती है। नेक्स्ट है पीएच की हमारी जो है एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उसका हमारी डेली लाइफ में।
तो इसका जो पहला पॉइंट है हमारा कि हमारी जो बॉडी है वो 7.0 टू 7.8 तक के पीएच पे हमारी बॉडी काम करती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी पीएच चेंज के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है वो कितना होता है, तो 7 से लेके 7.8 के बीच में हमारी बॉडी का पीएच माना जाता है। सेकंड पॉइंट है जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो इस वजह से हमारे जो स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होती है, जलन होती है हमारे पेट में, और इस पेन से जो है रिलीफ पाने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एंटासिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, घरों में हम इनो वगैरह का यूज करते हैं, कब करते हैं, जब कहते हैं ना पेट में गैस बन जाती है, तो वो एक तरीके से बेस ही है जो एसिड को कंट्रोल न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको हम एंटासिड कैटेगरी में लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जो है कि जो हमारे टूथ दिखे होते हैं, दांत जब हमारे सड़ना स्टार्ट होते हैं, कीड़े लगना स्टार्ट होते हैं, कब होते हैं, जब हमारे माउथ का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो मुंह में टूथ दिखे होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल प्लांट थ्रो केमिकल वॉरफेयर। अब कभी कुछ एनिमल या प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, तो वो भी कब केमिकल रिलीज होते हैं, जब उनके पीएच में कोई चेंज आता है। तो हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस समझ में आया। बॉडी का पीएच हमारे 7 से लेकर 7.8 तक के बीच में होता है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, उसको उससे रिलीफ पाने के लिए हम जो है बेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एंटासिड के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जब हमारे टूथ दिखे होने स्टार्ट होते हैं, कब होते हैं वो स्टार्ट, जब हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, द पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट आर लेस देन 7। तो एसिडिक सॉल्ट हमारा कब बनेगा, हमारा बनेगा जब हम रिएक्शन करेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी भी वीक बेस के साथ में, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा बनेगा एसिडिक सॉल्ट जिसकी जो पीएच है वो 7 से कम होगी। एग्जाम्पल के लिए अब हम लें कैल्शियम क्लोराइड को, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट में आता है। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा कि जब भी सॉल्ट हम प्रोड्यूस हो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड या वीक बेस, या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या दोनों ही वीक होने चाहिए, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बन के आता है। ठीक है, ऐसे सॉल्ट की पीएच वैल्यू जो हमेशा 7 के अराउंड ही रहती है। ऐसे जो हमारे सॉल्ट होंगे, एक तो होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, और दूसरा हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो एसिडिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट समझ में आया। नेक्स्ट होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा रिएक्शन कराएंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, एसिड वीक होना चाहिए और बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हमारा जो सॉल्ट निकल के आएगा वो बेसिक निकल के आएगा। और ऐसे सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होती है हमेशा 7 से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के हम ले लें सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये जो हमारा जो सॉल्ट होगा ये बेसिक कैटेगरी में आएगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमें डिफरेंस पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, और वीक एसिड और वीक बेस में डिफरेंस पढ़ेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जो डिसॉल्व होने में एक वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, ऐसे बेस जो डिसॉल्व होने में कंप्लीटली आयनाइज ना हो सके या फिर लार्ज नंबर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस ना कर सकें। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, H2SO4 विच इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों जो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हमारे होंगे KOH और NaOH विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बढ़ते हैं वीक एसिड के बारे में। वो एसिड जो डिसॉल्व होने पे वाटर में पार्शियली आयनाइज हो, कंप्लीटली ना हो, पार्शियली हाफ जो आयनाइज होते हैं वो हमारे वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH, और हमारा कार्बोनिक एसिड जो हमारा है H2CO3, ये हमारे वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी आपको एक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ मैं। तो डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस ऐसे बताओगे। वीक बेस क्या होते हैं हमारे, वो बेस जो हमारे कंप्लीटली या फिर OH माइनस आयन लार्ज नंबर प्रोड्यूस ना कर सके, हमारे वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा था लाइम वाटर कलरलेस कंपाउंड, MgOH होल ट्वाइस और NH4S अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से हम कैसे केमिकल निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब सॉलिड सॉल्ट जो है हमारे बहुत दुनिया के हमारे मोस्टली हर पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे लार्ज क्रिस्टल होते हैं ये इम्प्योरिटीज की वजह से टूट जाते हैं, इनको हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं।
अब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है बहुत सारे मटेरियल के लिए जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो हमारे कॉमन सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पढ़ना है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ से जितनी भी चीजें स्टार्ट हो रही हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको तो आप एग्जैक्टली बहुत ध्यान से सुनोगे कि पूछा क्या गया है। तो क्या बोला है इसमें कि जब इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी एक्वा सॉल्यूशन से पास किया जाता है सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, जिसको हम सोडियम, उसको हम ब्राइन के नाम से जानते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और इसी प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक तो क्लोर है क्लोरीन के नाम से, और जो एल्कली है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लोर से हमारा क्लोरीन बन रहा है और एल्कली से हमारा एक बेस बन रहा है जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 2NaCl सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में एक्वा सॉल्यूशन में ट्रीट कराया, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन में ट्रीट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तो हमारी फॉर्मेशन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, जो हमारा एल्कली है, और हमारी क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई, और साथ में हमारे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ठीक है, तो इसको हम ब्राइन या फिर एक तरीके से बोले इसको हम कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारा जो कैथोड है, एनोड हमारा होती है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड होती है हमारी नेगेटिव। ठीक है, तो कैथोड में हमारा हाइड्रोजन गैस जाएगी और एनोड में हमारी क्लोरीन गैस जाएगी, और यहाँ से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल के आएगा। यहाँ से हमने जो है सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन डाला, यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल के आएगा, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन समझ में आई सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा बनता है जब हम क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम CaOCl2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी कंपोजिशन एक्चुअल में थोड़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि जब हमने CaOH होल ट्वाइस विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है इसको, और वाटर साथ में लिबरेट हुआ यहाँ से। ठीक है, तो ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। जब भी हमने क्लोरीन को ड्राई सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी जो फॉर्मेशन हुई CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसका हम केमिकल नेम जाने तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और पानी साथ में निकल गया है इसमें से। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, पानी में सॉल्यूबल होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है अगर हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारी क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है, जैसे कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी फॉर्मेशन हुई कैल्शियम सल्फेट की, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई और वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन, फॉर्मेशन, इसकी प्रॉपर्टीज सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा है बेकिंग सोडा आता है। अब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो है वो हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो है NaOH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम है। तो ये हमारा बनता कैसे है, तो इसमें इसको बनाने के लिए हमारा जो एक रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है हमारा एक कॉमन सॉल्ट जो है हमारा NaCl। तो जब हम इसको पानी के साथ H2O CO2 के साथ और NH3 जो अमोनिया है इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन होगी एक तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और जो साथ में हमारा निकल के आएगा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो हमारा बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा निकल के आता है। इसकी रिएक्शन याद रखनी है। ये जो है एक नॉन करोसिव बेस होता है, तो रिएक्शन हमें याद रखनी है कि जब हम इसको खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करें हमने तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है, साथ में वाटर निकला और साथ में CO2 निकला। तो बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन सब याद हो गई, सब समझ में आई। तो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस, जो बेकिंग सोडा के यूज का क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है कि ये हमारा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा का ही मिक्सचर होता है
और एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है जैसे हमारा टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है पानी के साथ, तो जो रिएक्शन होती है हमारी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने पानी में मिक्स किया तो H प्लस आयन वहाँ से रिलीज हुए। तो जब इससे रिएक्ट किया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और यहाँ पे H2O प्लस सोडियम सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज। तो अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है इसका क्या काम है? इसका काम है कि ये क्या करती है, जब भी ब्रेड या केक होता है उसको फुलाने में, उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। अभी हमने पढ़ा एंटी एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको रिलीव करने का काम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ये एंटी एसिड में भी एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। अब क्योंकि इसका नेचर अल्कलाइन है तो ये एक्सेस जो एसिड होता है हमारी बॉडी में स्टमक में उसको रिलीज करता है और रिलीफ प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो हमारा है फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। ठीक है, जो हमारे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें होता है आग बुझाने वाली जो मशीन होती है। नेक्स्ट है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या होता है? ये होता है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट में, एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं 1 यूनिट की कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है CuSO4.5H2O, मतलब हुआ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही हुआ कि कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के, 5H2O। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? दूसरा केमिकल जो हमें ऑब्टेन होता है सोडियम क्लोराइड से। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10O2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल हुआ। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो ये कैसे ऑब्टेन होगा? अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा। उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो अब अगर दोबारा से इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जो सोडियम कार्बोनेट होगा हमारा वो हमें वॉशिंग सोडा बना के देता है। ये हमारा बेसिक सॉल्ट होता है नेचर में। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कराए 10H2O के साथ, तो हमारी जो फॉर्मेशन होकर आएगी वो आएगी Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी को जिस नाम से जानते हैं, घर में हमारी पीओपी वगैरह होती है ना तो उसके बारे में पढ़ना है। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को CaSO4.H2O के नाम से जानते हैं या फिर CaSO4 बोला जाता है। CaSO4.2H2O को जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, जो हमारा जिप्सम कहलाता है, तो हमारा जो निकल के आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O। ठीक है, और साथ में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग से निकल के आएंगे, वो मतलब हाफ मॉलिक्यूल वाटर का निकल के आएगा। तो ये सब्सटेंस जो है डॉक्टर यूज करते हैं जब हमारे किसी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाता है डॉक्टर, तो है तो डॉक्टर प्लास्टर में इसी पीओपी का यूज करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को, बोन को राइट पोजीशन में लाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पीओपी एक व्हाइट पाउडर होता है, जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये दोबारा से जिस्म के अंदर बदल जाता है। ठीक है, और एक हार्ड सॉलिड मटेरियल बन जाता है। तो अगर दोबारा से हमने पीओपी को वाटर के साथ, मतलब वही 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिएट करा है, तो हमारा दोबारा से वही प्रोडक्ट जिप्सम बन के तैयार हो गया। तो पीओपी की फॉर्मेशन ये होती है। तो ये जितनी भी रिएक्शन है सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड डे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे। वहाँ पे आपको सारे क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं।